नमस्कार साथियों, मैं A.K. ढिल्लन आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आज हमने पॉलिटी का टॉपिक लिया है राष्ट्रपति और राज्यपाल। मैं आपको राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों साथ साथ समझाऊंगा, क्योंकि अगर दोनों को हम साथ साथ पढ़ेंगे ना कंपेयर करके तो जल्दी याद होगा। तो जिस तरह के भी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं वो कंप्लीट थ्योरी मैंने यहाँ पे लिख रखी है। अगर आप इतनी थ्योरी भी कर लेते हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं जाने का बिल्कुल भी। तो पहले तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो। इधर लिख रखा है मैंने राष्ट्रपति और उधर लिख रखा है मैंने राज्यपाल। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इन दोनों को मैं बिल्कुल साथ साथ पढ़ाऊंगा और आसान भाषा में समझा दूंगा बिल्कुल। और अगर आपका क्वेश्चन यहाँ से बन देगा, क्योंकि पूरी चांस होते हैं यहाँ से क्वेश्चन भरने की, तो फिर आप आसानी से कर लोगे। तो आइए भाई शुरू करते हैं। राज्यपाल, इधर है राष्ट्रपति, उधर लिख रखा है मैंने राज्यपाल। अनुच्छेद 52। एक तो जितने आर्टिकल मैंने लिख रखे हैं सिर्फ उतने आर्टिकल पढ़ने हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ने। कि मैंने देखा है कि कुछ तो ये बता रहे हैं कि इनका चुनाव कौन से आर्टिकल में है, ये किस आर्टिकल में, इतने भी आर्टिकल नहीं पढ़ने इनके। बस जो आर्टिकल मैंने राज्यपाल के यहाँ पे लिख रखे हैं, पाँच या छः हैं, ऐसे ही तो लिख रखे हैं राष्ट्रपति के, इतने ही कर लेना, बस ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 के अंदर राष्ट्रपति का पद दिया है। क्या दिया है? राष्ट्रपति का पद। कि भाई भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद के अंदर है, किस आर्टिकल के अंदर है? आर्टिकल 52। ठीक है, याद हो गया। उसके बाद इधर आ जाओ अब। अनुच्छेद 153, इसके अंदर दिया आपका राज्यपाल का पद। 153 के अंदर क्या दिया है? राज्यपाल का पद। एक ही व्यक्ति, पहले इसको देखो, एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि बताइए एक व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का जो राज्यपाल हो सकता है, तो हाँ जी, एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल बन सकता है, 3 का भी बन सकता है। ठीक है जी। इसको याद कैसे करेंगे? अगर तुमने आर्टिकल 52 याद कर लिया कि आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति है, तो उससे तुरंत एक आगे 53 कर लेना कि आर्टिकल 53 में राज्यपाल है। 53 में नहीं है लेकिन 153 में। अगर तुम्हारे 53 भी याद हो गया ना कि हाँ भाई 53 में राज्यपाल है, तो भी कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे 52 में अगर राष्ट्रपति है, बस 53 याद कर लो कि हाँ भाई 53 है, तो 153 तुरंत याद हो जाएगा तुम्हारा कि 153 में क्या है आपका? 153 में आपका राज्यपाल है, 52 में राष्ट्रपति, 53 मतलब 153 में क्या आपका? राज्यपाल। ठीक है जी, हो गया। उसके बाद अनुच्छेद 53। देखो अनुच्छेद 53 में क्या है? अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा। राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा। पहले इस कार्यपालिका को समझो क्या है। कार्यपालिका क्या होती है? आपका जो होता है सेंटर में भी, केंद्र में भी और राज्य में भी सेम काम करते हैं। तो बस आप एक बार केंद्र की समझ लो। कार्यपालिका होती है जो कार्य करते हैं। सिंपल भाषा में समझो, कार्यपालिका का मतलब होता है कार्य करना। इसके अंदर आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, आपके पीएम, मंत्री परिषद और आपका महान्यायवादी आवेगा। इसको इतना याद नहीं करना, बस सिंपल भाषा में समझो। कार्यपालिका मतलब है काम करना, काम करने वाला। हमने किसको चुना है काम करने के लिए? हमने सेंटर में चुना है अपना पीएम मोदी को, उसकी सरकार को। ऐसे हम स्टेट में चुनते हैं सरकार को। सरकार तो काम करेगी, सरकार ही काम करेगी। ठीक है जी, तो समझ गए। कार्यपालिका का मतलब कुछ नहीं, कार्यपालिका सिर्फ इतनी है जो हमारे लिए काम करते हैं। सरकार जो हमारे लिए काम करती है वही कार्यपालिका है। तो अब समझ लो सरकार के अंदर कौन है। सरकार के अंदर भैया पीएम मोदी है, उनका मंत्री परिषद है, राष्ट्रपति आ जाएंगे इसके अंदर, उपराष्ट्रपति आ जाएंगे और आ जाएंगे इसके अंदर महाधिवक्ता, बन जाएगी कार्यपालिका। एक होती है आपकी विधायिका का काम क्या होता है? विधायिका का काम होता है आप हमारे यहाँ पे विधि बनाना, कानून बनाना। तो कानून कौन बनाएगा? अब कानून सिर्फ आपका पीएम मोदी तो बना नहीं सकते, उनकी सरकार तो बना नहीं सकती। कानून बनता है आपका संसद में। संसद में भैया कोई बिल आवेगा, उसके बाद वहाँ पर वोटिंग वगैरह होगी, संसद में पास होगा, लोकसभा में, फिर राज्यसभा में पास होगा, उसके बाद राष्ट्रपति साइन कर देंगे, फिर बन जाएगा आपका कानून। तो समझ गए। विधायक, विधि कौन बनाएगा? विधि बनाएगी संसद तो होगा आपका विधायिका। और कार्यपालिका होगी जो कार्य करते हैं आपके हमारे लिए, हमारी सरकार। कार्य कौन करेगी? सरकार करेगी ना, संसद नहीं करने की हमारे लिए कार्य। संसद तो कानून बनेगी, कार्य कौन करता है? सरकार। बस समझ जाना वही है। तो राष्ट्रपति संघ का मतलब जहां भी संघ शब्द होगा तो संघ को पकड़ लिया। संघ का मतलब होता है आपका केंद्र के बारे में बात कर रहा है, केंद्र पूरे भारत के बारे में बात कर रहा है संघ। तो संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा। आप समझिए, कार्यपालिका मैं आपको समझा चुका हूं। तो राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका मतलब भारत की जो कार्यपालिका है, जो भारत की सरकार है, उसका अध्यक्ष है कौन? वे हमारे राष्ट्रपति। ठीक है जी। हो अब आर्टिकल, हमने एक आर्टिकल ज्यादा लिया था। 53 में क्या थे हमारे? 53 में हमारे राष्ट्रपति थे 153 में। अब जब यहाँ पर ये 53 में राष्ट्रपति, 53 में क्या थे हमारे? राज्यपाल थे। और यहाँ पर जो 53 में राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका के अध्यक्ष है, तो वहां पर होंगे 54 में 154। तो आर्टिकल 54 याद कर लेना, तुरंत याद आ जाएगा फिर वहां पर। तो अनुच्छेद 154 में राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा। देखो
भाई राज्यपाल चुना जाता है राज्य के अंदर, तो वो राज्य की कार्यपालिका का तो अध्यक्ष होगा। राष्ट्रपति चुना जाता है भारत के अंदर, भारत में एक राष्ट्रपति है, लेकिन राज्यपाल हर स्टेट में अलग है। तो राज्यपाल होंगे राज्य की कार्यपालिका के अध्यक्ष। कार्यपालिका में समझा चुका हूं जो काम करेगा। राज्य में भी तुम सरकार चुनोगे तो सरकार चुनोगे तो सरकार करेगी हमारे लिए काम, तो वो सिर्फ कार्यपालिका। सरकार की मतलब सरकार का अध्यक्ष होगा, सारे के सारे काम राज्यपाल के नाम से होंगे। तो राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है और राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। दोनों में अंतर समझ में आ गया, दोनों समझिए। आर्टिकल 154 है, ये आर्टिकल 53 है, ये आर्टिकल 53 है, ये आर्टिकल 54 है, 54 नहीं 154। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति को शपथ, भाई राष्ट्रपति का एक तो राष्ट्रपति का तो चुनाव होगा, इलेक्शन होगा, तो ये तो हो नहीं सकते कि राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं आपके राष्ट्रपति जी। भाई राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं आपके राष्ट्रपति, राष्ट्रपति करेंगे। राष्ट्रपति की कोई नियुक्ति नहीं करता, उनका तो इलेक्शन होगा। ठीक है जी। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। मुख्य शपथ पकड़ना है, अन्य नहीं, सिर्फ मुख्य न्यायाधीश जो हमारे मेन न्याय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होंगे वही दिलाएंगे आपको राष्ट्रपति की शपथ। ठीक है जी। त्याग पत्र किसको देते हैं, ये अपना त्याग पत्र देंगे उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति किसको देंगे, उपराष्ट्रपति को। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। जब उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति ने त्याग पत्र दे दिया तो उसके बाद उपराष्ट्रपति जाओगे लोकसभा अध्यक्ष के पास और उनसे कहेंगे भाई एक काम करो, हमारे जो राष्ट्रपति उन्होंने हमें त्याग पत्र दे दिया, तो सूचना किसको देंगे, सबसे पहले सूचना देंगे लोकसभा अध्यक्ष को। किसको, लोकसभा अध्यक्ष को। ध्यान रखना भाई, जैसे राष्ट्रपति ने अपना इस्तीफा दे दिया उपराष्ट्रपति को तो तुरंत फोन मिला देंगे लोकसभा अध्यक्ष के पास, तो हाँ भाई सुनो ऐसा राष्ट्रपति जी ने अपना इस्तीफा दे दिया, तो किसको बताओगे, लोकसभा अध्यक्ष को। कई बार क्वेश्चन आया कि भैया बताइए उपराष्ट्रपति जो आपके राष्ट्रपति जो त्याग पत्र देते हैं उसकी सूचना किसको देते हैं, प्रधानमंत्री वगैरह सब होगा ऑप्शन में, प्रधानमंत्री को नहीं देने के देंगे लोकसभा अध्यक्ष को। किसको देंगे, लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है जी। योग्यता, योग्यता देख लो भाई, राष्ट्रपति बनने के लिए कुछ योग्यता भी होनी चाहिए। हाँ जी होनी चाहिए। योग्यता क्या है, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। भाई जो लोकसभा का सदस्य जैसे चुने जाते हैं, तो जो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता हो वो इसके अंदर होनी चाहिए राष्ट्रपति पद के लिए। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो लेकिन सदस्य ना हो, इसका मतलब है, मतलब योग्यता तो रखता हो, क्वालिफिकेशन तो रखता हो, लेकिन सदस्य नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे समझो भाई तुम यूपी पुलिस कांस्टेबल के वैकेंसी आई है, तो तुमने फॉर्म भर दिया, तो तुमने एप्लीकेशन तो फॉर्म तो भर दिया, तो तुम्हारे पास योग्यता थी, क्वालिफिकेशन तो थी, तुमने भर दिया, लेकिन तुम्हारी नौकरी तो नहीं लगी ना। तो वही सेम चीज ही यहाँ पर है कि सदस्य बनने की योग्यता रखता हो लेकिन नौकरी ना लगी हो। नौकरी समझिए ना, मतलब सदस्य ना बनाओ भैया ना। ठीक है, क्वालिफिकेशन हमारे पास है लेकिन हमारी नौकरी नहीं लगी, वही सेम चीज है। इनके पास भी लोकसभा के सदस्य की योग्यता है लेकिन सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर नौकरी लगी तो फिर तुम्हें नहीं बनाने के, वो वाली भाई नौकरी लगी तो फिर तुम्हें नौकरी क्यों मिलेगी, लगी तो लगी, बस वही है। ठीक है जी। इसके बाद एज 35, काफी बार कंफ्यूज होगा इस पॉइंट को बहुत ध्यान रखना। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ध्यान रखना। अगर ऑप्शन में आ जाए कि बताइए राष्ट्रपति के लिए क्या आयु होती है, उसमें लिख दे 35, 25, 30 और एक जगह लिख दे 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तो लगाना है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो ऑप्शन वाला। ठीक है जी। और अगर नहीं आएगा तो फिर लगाना सिंपल 35। पूरी कर चुका का मतलब क्या है कि मतलब कि 35 साल एक दिन का होना चाहिए। पूरी कर चुका हो ये नहीं कि अभी 35 साल का आज ही हुआ, अगर आप आज 35 साल के हुए तो चुनाव नहीं लड़ सकते। एक दिन के बाद 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है जी, हो गया। इधर आ जाओ, नियुक्ति कौन करेंगे, नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति जी। शपथ कौन दिलाएंगे, शपथ दिलाएंगे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को तो दिला रहे थे सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि भैया वे देश में है तो देश के दिलाएंगे, सुप्रीम कोर्ट एक है। अब ये जब राज्य में काम कर रहे हैं तो राज्य में तो हाई कोर्ट मिलेगी ना, तो फिर कौन दिलाएगा, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है जी। त्याग पत्र किसको देंगे, ये अपना त्याग पत्र देंगे राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति ने नियुक्त किया, त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को दे देंगे। राष्ट्रपति किसको दे रहे थे, उपराष्ट्रपति को। ठीक है जी। योग्यता, विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो लेकिन सदस्य ना हो। सेम बात मैंने बता दिया, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, नौकरी अभी इनकी नहीं लगी, वही वाला खेल है। तो विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो लेकिन सदस्य ना हो, विधानसभा। और ये लोकसभा के सदस्य, विधानसभा और लोकसभा। ठीक है जी। सेम आयु 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, बिल्कुल सेम है। इधर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश इन्हें वो दिलाएंगे शपथ, इधर हाई कोर्ट के। त्याग पत्र देंगे राज्यपाल आपका वो राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति देंगे उपराष्ट्रपति को। योग्यता ये राष्ट्रपति के लिए होनी चाहिए आपका लोकसभा के सदस्य बनने की, और राज्यपाल के लिए होनी चाहिए विधानसभा की, क्योंकि भैया राज्यपाल काम कर रहे हैं स्टेट में, और स्टेट में होती है आपकी विधानसभा और विधान परिषद। वहां पर लोकसभा नहीं मिलने की, लोकसभा मिलेगी आपको केंद्र में। ठीक है जी, समझ में आ गया था ना। उसके बाद अब आगे चलो, ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल
61 या हिंदी में बोले अनुच्छेद 61। इसमें क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग भी, भाई राष्ट्रपति को हटाएंगे कैसे, भाई यहाँ पर तो राज्यपाल को तो राष्ट्रपति जब चाहे जब हटा दे, उनके लिए तो कोई प्रक्रिया है नहीं, लेकिन राष्ट्रपति के लिए क्या है, अगर राष्ट्रपति ने कुछ दिक्कत पैदा कर दी, राष्ट्रपति ठीक से काम नहीं कर रहे तो फिर हटाना पड़ेगा, कैसे हटाएंगे, फिर लगता है राष्ट्रपति पर महाभियोग, इंग्लिश में बोलते हैं इसे इम्पीचमेंट। क्या लगता है, महाभियोग। कौन सा आर्टिकल में, आर्टिकल 61 अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 के अंदर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलेगा, महाभियोग की प्रक्रिया चलेगी, उसके बाद राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा पद से। ठीक है जी, तो महाभियोग समझ गए कौन से में, आर्टिकल 61 में। इसके बाद क्या है, राष्ट्रपति की वकालत भारत का महान्यायवादी, महान्यायवादी बोले तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है जी, समझ गए, मतलब समझो इसका। जब महाभियोग राष्ट्रपति पर लाया जाएगा, ठीक है जी, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा दिया, उसके बाद कोई वकालत भी तो करेगा, भाई कोई वकील भी तो आवेगा राष्ट्रपति के फेवर में भी, हाँ जी आवेगा। तो वो वकील कौन है, वही वकील है आपके महान्यायवादी। वकालत कौन करेगा, फिर राष्ट्रपति की तरफ से महान्यायवादी वे जाओगे, फिर बोल लेंगे भाई नहीं ऐसा नहीं है। भाई अगर तुम पे कोई केस हो जाओ है तो फिर तुम्हारा कोई वकील भी तो बनेगा। ऐसे राष्ट्रपति के ऊपर उन्होंने महाभियोग लगा दिया, उन्होंने कह दिया कि भाई राष्ट्रपति अब तुम्हारे बस की नहीं है काम करना, तुम गलत काम कर रहे हो, महाभियोग लगा रहे हैं। अब राष्ट्रपति की भी तो कोई वकालत करेगा ना, तो कौन करते हैं, न्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भाई सबसे बड़े वकील ही तो करेंगे, सबसे बड़े वकील कौन हुए, महान्यायवादी हुए ना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हुए ना, पूरे भारत के हैं वे, तो कौन करेगा, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कई बार क्वेश्चन आया है कि बताइए महाभियोग के समय राष्ट्रपति की वकालत कौन करता है, वे करते हैं आपके महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश मत लगा देना, कभी सोचो कि भाई न्यायाधीश वे करेंगे, नहीं, कौन करते हैं, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है जी, समझ गए। उसके बाद ये 14 दिन पहले सूचना देनी चाहिए, इसको समझो। अगर आप राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगा रहे हो, आपने काम तो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगा रहे, कोई बात नहीं, लगा दो, तुम्हारी मर्जी, लगा दिया, लेकिन राष्ट्रपति को 14 दिन पहले हमें बताना पड़ेगा कि भाई राष्ट्रपति जी हम तुम्हारे ऊपर महाभियोग लगाने जा रहे हैं, तैयारी वैयारी कर लो। तो जब तो ये अपने फिर इसको बुलाएंगे अटॉर्नी जनरल को, तो 14 दिन, कितने दिन पहले, 14 दिन पहले सूचित करना पड़ता है। 14 दिन पहले अगर तुमने सूचित नहीं करा तो भैया तुम उनके ऊपर महाभियोग नहीं लगा सकते। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद आगे चलो, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 108 इसमें क्या है, अनुच्छेद 108 में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन के लिए बुलाएगा। राष्ट्रपति दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन, इसमें संयुक्त अधिवेशन की बात है। भाई आर्टिकल 108 में क्या है, संयुक्त अधिवेशन है। आज संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है, राष्ट्रपति बुलाएगा। संयुक्त अधिवेशन क्या होता है, जब कभी भी कोई बिल लाया गया है और वो बिल लोकसभा में पास हो गया लेकिन राज्यसभा में नहीं हुआ, लेकिन बिल इन्हें पास करवाना है। कुछ बिल ऐसे होते हैं जिन पर संयुक्त अधिवेशन लाया जा सकता है, सब पे नहीं लाया जाता। पहले तो बात सुनिए, सब पे नहीं ला सकते, कुछ पर ला सकते हैं। तो फिर राष्ट्रपति क्या करेंगे, संयुक्त अधिवेशन बोले दोनों को कि एक काम करो, राज्यसभा वाले तुम भी आ जाओ, लोकसभा वाले तुम भी आ जाओ, बैठ जाओ, साथ साथ करो, आज ही करेंगे। तो होता है संयुक्त अधिवेशन, दोनों को साथ बैठाओगे, लोकसभा वालों को भी, राज्यसभा वालों को भी, फिर होगी इनके ऊपर वोटिंग। इतना समझ में आ गया। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, राष्ट्रपति जी। ठीक है जी, कौन बुलाते हैं, राष्ट्रपति जी। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 108 में। ठीक है जी। अब जो संयुक्त अधिवेशन आएगा तो उसकी कोई अध्यक्ष भी तो बनेगा, अध्यक्षता भी तो करेगा। भाई जब लोकसभा का होता है तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, जब राज्यसभा में कोई बिल जाता है तो राज्यसभा के सभापति करते हैं, उपराष्ट्रपति। अब दोनों को बुलाया है तो फिर करेगा कौन, उपराष्ट्रपति मत लगाने, कभी सोच देना उपराष्ट्रपति बड़ा पद है, नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। कौन करेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष। जो संयुक्त अधिवेशन होता है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता या बोले तो इस बैठक की जो अध्यक्ष बनेंगे वे बनेंगे आपके लोकसभा अध्यक्ष। इसके अध्यक्ष कौन होंगे, लोकसभा अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। बुलाएगा कौन, राष्ट्रपति बुलाएगा कौन, राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा के अध्यक्ष। कौन सा आर्टिकल में, आर्टिकल 108 में। ठीक है जी। इसके बाद अनुच्छेद 72 इसमें क्या है, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियां मिली हैं। भाई राष्ट्रपति, आर्टिकल जो आपका 72 है, इसके अंदर राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियां मिली हैं। अगर कोई व्यक्ति, किसी को फांसी की सजा हो रही है, कुछ भी सजा हो रही है, आजीवन कारावास हो रहा है, तो वो राष्ट्रपति के पास याचिका डाल सकता है और अगर राष्ट्रपति का मन होगा तो उसे क्षमा कर देंगे। वही है, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियां मिली है। राष्ट्रपति किसी भी मनुष्य को, अगर किसी व्यक्ति को फांसी की सजा मिली है तो राष्ट्रपति चाहेगा तो उसे फांसी की सजा माफ कर सकता है, लिख कर दे देगा कि भाई एक काम करो, इसकी माफ कर दो, फिर माफ हो जाएगी। ठीक है जी, हाँ जी, हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, इस पर जाना। दूसरी याचिका नहीं डाल सकते, इंपॉर्टेंट। अभी आपका निर्भया केस हुआ था, उसमें उनको फांसी की सजा मिली थी, उसी से रिलेटेड है। अगर तुमने राष्ट्रपति के बाद एक बार राष्ट्रपति के पास याचिका डाल दी कि भाई राष्ट्रपति जी हमें तो फांसी की सजा मिली है, माफ कर दो, उन्होंने माफ कर दिया तो ठीक है, उन्होंने खारिज कर दी कि नहीं मैं नहीं माफ कर रहा, तो फिर तुम दूसरी नहीं डाल सकते, फिर तुम्हें फांसी मिलेगी 100%। क्या, कितनी बार डाल सकते हैं, सिर्फ एक बार। क्वेश्चन कई बार आया कि हम दूसरी बार याचिका डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते, एक बार डाल सकते हैं याचिका, दूसरी बार हमारी नहीं डाल सकते, दूसरी बार वो खारिज हो जाओगे तुरंत ही।
तो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किसमें मिली है? क्षमादान की शक्ति मिली है राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 के अंदर। किसके अंदर? आर्टिकल 72 के अंदर। ठीक है, जिसके बाद आर्टिकल 111, आर्टिकल 111, आर्टिकल 111 अनुच्छेद 111, इसके अंदर जेबी वीटो पावर मिली है राष्ट्रपति को। जेबी वीटो पावर ये क्या होता है? कुछ नहीं है, बस एक समझो, जेबी वीटो जेब की पावर है, पॉकेट वीटो इंग्लिश में बोलता है पॉकेट पावर। इसे अगर आज कोई विधेयक पास हुआ है और राष्ट्रपति का मन कर रहा है कि भाई नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं संतुष्ट नहीं हूं, तो राष्ट्रपति उस विधेयक को उठाऊंगा अपनी जेब के अंदर डाल देंगे। डालने के लिए मतलब रख देंगे, उसे जेब वीटो बोलते हैं। और उसके बाद मर्जी है उनकी, नहीं करे साइन नहीं कर रहे, सरकार उन्हें कुछ नहीं कर सकती कि तुमने साइन क्यों नहीं करा। तो किसके अंदर है? वो है आपका अनुच्छेद 111 के अंदर। जेबी वीटो पावर किसके अंदर है? अनुच्छेद 111 के अंदर। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 123 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 61 इंपॉर्टेंट है, 123 भी इंपॉर्टेंट है और 72 भी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 108 भी आपका इंपॉर्टेंट है, जेबी वाला इतना इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 123 में क्या है? राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके अंदर मिली है? आर्टिकल 123 के अंदर। अध्यादेश क्या होता है भाई? अगर संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा, भाई मान के चलो कुछ दिक्कत होगी, संसद का सत्र नहीं चल पा रहा और हमें कोई कानून बनाना है, तो राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर सकता है, छोटा मोटा कानून लागू हो सकता है, तो वह है आपका अध्यादेश। ठीक है जी, लेकिन जो आप अध्यादेश जारी कर सकते हो, कोई भी आपको कानून बनाना है, वो बनाओगे आप संघ और समवर्ती सूची के विषय पर। राष्ट्रपति जी बनाएंगे संघ सूची के विषय पर, समवर्ती सूची के विषय पर, राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रपति जी अध्यादेश जारी नहीं कर सकते, क्योंकि राज्य सूची का विषय होता है राज्य का, वहां करेंगे आपके राज्यपाल। राष्ट्रपति नहीं करने के, राष्ट्रपति करेंगे सिर्फ संघ और समवर्ती में। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन सा आर्टिकल में मिली है? आर्टिकल 123 में। कौन से में? आर्टिकल 123 में। यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई। ये जो अध्यादेश जारी करेंगे, इसका प्रभाव संसद का जो सत्र शुरू होगा उसके 6 सप्ताह तक रहेगा सिर्फ, ध्यान रखना। 6 महीने मत लगाना। 6 महीने इंसान सोचा कि भाई अध्यादेश जारी करा तो कम से कम 6 महीने चलेगा, नहीं भाई। आज राष्ट्रपति ने कोई अध्यादेश जारी कर दिया, कोई कानून ला दिया कि हाँ भाई ऐसा करो, तुम थोड़ा सा ये कर दो, कोई कानून लागू कर दिया, उसके बाद अपना अध्यादेश जारी कर दिया। उसके बाद जब संसद का सत्र होगा, संसद के सत्र चलते हैं ना, जैसे संसद का सत्र होगा, आज हो गया, तो बस ये प्रभावी होगा 6 हफ्ता तक, 6 सप्ताह तक प्रभावी होगा। जैसे सत्र, संसद का सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह तक रहेगा। अगर आज शुरू हो गया तो 6 सप्ताह तक रहेगा, उसके बाद फिर खत्म हो जाएगा, तो याद कर लेना। इसके बाद यहाँ पर आ जाओ, इस वाले अनुच्छेद को पढ़ लो। इसको क्यों पढ़ाना, उसके साथ देखो। ये है अनुच्छेद 123, ये है 213। देखो 213 123 213 123 बिल्कुल सेम है। देखो इसमें 123 आ रहा है, इसमें भी 213 आ रहा है, तीनों डिजिट सेम है। तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली है 123 में और राज्यपाल को मिली है 213 में। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कहां पर मिली है? 213 में, और राष्ट्रपति को 123 में। ठीक है जी, दोनों याद हो जाओगे। और राज्यपाल जो अध्यादेश जारी कर सकते हैं आपके राज्य सूची के विषय पर और समवर्ती सूची के विषय पर, या तो राज्य सूची का विषय हो या समवर्ती का हो। संघ पर नहीं कर सकते, और राष्ट्रपति जी कर सकते हैं संघ पर और समवर्ती सूची पर। समवर्ती सूची पर तो दोनों कर सकते हैं, और राष्ट्रपति जी करेंगे संघ पर और राज्यपाल करेंगे आपके राज्य सूची पर, क्योंकि राज्य में काम कर रहे हैं आपका संघ में। आर्टिकल दोनों याद कर लेना। 123 में करेंगे आपके अध्यादेश जारी राष्ट्रपति, और 213 123 213 में करेंगे आपके राज्यपाल। ठीक है जी, याद होगा। इसके बाद अनुच्छेद 143 पर आ जाओ। अनुच्छेद 143 में क्या है? अनुच्छेद 143 में आपका राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं। भाई अगर राष्ट्रपति को कुछ लग रहा है कि भाई कोई विषय ऐसा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो एक काम करेंगे, फोन करेंगे सुप्रीम कोर्ट के पास कि भाई हाँ जी बता दो, हमें सलाह दे दो इस पर। तो भैया कौन सा आर्टिकल में? आर्टिकल 143 में। आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है, उनकी मर्जी है। उन्होंने कहा कि नहीं हमें नहीं देनी सलाह, तो नहीं देंगे। उनका मन करा सलाह देने का तो देंगे, बाध्य बिल्कुल नहीं है कि देनी पड़ेगी। नहीं भैया हमारी मर्जी है, नहीं दे रहे हम, हमारी मर्जी है, हमें अच्छा लगा दे देंगे, नहीं अच्छा लगा तो नहीं देंगे। तो राष्ट्रपति जी सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने का अधिकार कौन सा आर्टिकल के अंदर है? 143। कौन सा? 143। इसके बाद अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 112, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष संघीय बजट, आपका जो बजट है ना संघीय बजट, वो राष्ट्रपति जी के नाम से निकलता है। राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष पेश कराया जाता है। भाई पेश कौन करता है? इसे वित्त मंत्री करेंगे, लेकिन क्या है पहले राष्ट्रपति जी इस पर वो करेंगे, साइन वगैरह सब कुछ संतुष्टि करेंगे, उसके बाद ये फिर पेश होगा आपका कहाँ पर? लोकसभा में। तो वही है अनुच्छेद 112 में क्या है? सिंपल से समझो, अनुच्छेद 112 के अंदर आपका संघीय बजट दिया हुआ है, बजट का दिया है बजट। 112 में क्या दे रखा है? बजट दे रखा है। ठीक है जी, और राष्ट्रपति की संतुष्टि के बाद ही बजट पेश किया जाता है
और पेश कौन करता है? पेश करते हैं आपके वित्त मंत्री। ठीक है जी। अनुच्छेद 280 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 280 में क्या है? राष्ट्रपति जी हर 5 साल में, राष्ट्रपति जी हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन करेंगे। वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग कौन सा आर्टिकल में है? 280 में। वित्त आयोग कौन सा आर्टिकल में है? 280 में। कौन वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति जी। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। ठीक है जी। इसके बाद ये जो दोनों ये लिख रखे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति के पास संसद सद पकड़ना, संसद के सत्र को आहूत करना, सत्रवासान करना तथा लोकसभा को भंग करने का अधिकार है। राष्ट्रपति के पास संसद के सत्र, संसद समझिए, संसद में सत्र चलते हैं, उसके सत्र को आहूत करना, आहूत का मतलब बुलाना, सत्रवासान, इस शब्द को पकड़ लो, ये काफ़ी बार कंफ्यूज करता है। सत्रवासान इसका क्या मतलब होता है? इसको समझो पहले। सत्रवासान का मतलब होता है जब हम उसे भंग ना करें, सिर्फ बंद कर दे। भाई जैसे लोकसभा को इन्होंने भंग कर दिया, लोकसभा पूरी विघटन कर दिया, लोकसभा का विघटन बंद कर दी, वो तो हो गया विघटन, वो तो इन्होंने भंग कर दी। और हम कह रहे हैं सत्रवासान कि हम भंग नहीं कर रहे, सिर्फ हम बंद कर रहे हैं। हमने कहा हमारा मन नहीं कर रहा, एक काम करो बंद कर दो। भाई आज हमारा मन नहीं कर रहा, आज इसे बंद कर दो, तो वो होता है सत्रवासान। करता कौन है? करते हैं राष्ट्रपति। दोबारा सुन लो कौन करता है? राष्ट्रपति जी। तो राष्ट्रपति के पास संसद के सत्र को आहूत का मतलब हो गया बुलाना, आहूत करने, सत्रवासान करने का मतलब मैंने समझा दिया, जब भंग ना करे जाए, सिर्फ उसे कैंसिल कर दिया जाए, एक तरह समझो कैंसिल कर दिया। सत्रवासान करने तथा लोकसभा को भंग करने का अधिकार है। लोकसभा को कौन भंग करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है जी। इधर आ जाओ, अब इंपॉर्टेंट है ये भी, दोनों साथ करूंगा। जो इसमें कॉमन है सिर्फ वे साथ करा रहा हूं मैं। राज्यपाल के पास विधानमंडल, वहां पर संसद की बात थी, यहाँ होगी विधानमंडल, क्योंकि बेस वो सेंट्रल की बात चल रही है तो संसद होगी। ये चल रही है आपकी राज्य की बात, तो राज्य में होती है आपकी विधानमंडल में होता है आपका विधान परिषद और विधानसभा। ठीक है जी। तो विधानमंडल के सत्र को आहूत कराएंगे, बुलाएंगे, सत्रवासान कराएंगे तथा विधानसभा को भंग करने का अधिकार है। देखो जी, वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट में यह अधिकार है राष्ट्रपति के पास, और स्टेट में किसके पास होते हैं? राज्यपाल के पास। राज्यपाल विधानमंडल का सत्र को आहूत करता है, बुलाता है कि आओ एक काम करो सत्र चलाओ। सत्रवासान करता है कि बोलता है कभी कभी बिना भंग करे कैंसिल कर दे कि एक काम करो उठकर सारे के सारे यहाँ से चले जाओ, मेरा मन नहीं है आज, तो वो ये सत्रवासान करेंगे और विधानसभा को भंग करेंगे। और लोकसभा कौन भंग करेगा? लोकसभा करेंगे आपके राष्ट्रपति जी। दोनों कॉमन है इसलिए दोनों साथ साथ करा दिए। इसके बाद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्तियां। भाई राष्ट्रपति किस किस की नियुक्ति करता है? देखो राष्ट्रपति करेंगे पीएम वैस, एक तो पीएम प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे और पीएम प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद की नियुक्ति करेंगे। किसकी करेंगे? मंत्री परिषद की नियुक्ति करेंगे। महान्यायवादी की करेंगे। महान्यायवादी वही जो इनका केस लड़ेगा जब इन पर महाभियोग लगेगा। महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। महान्यायवादी कौन सा आर्टिकल में? आर्टिकल 76 के अंदर है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना महान्यायवादी। राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे, राज्यपाल में बता ही चुका हूं। सुप्रीम, एससी लिख रखा है सुप्रीम कोर्ट और एचसी लिख रखा है मैंने हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। कभी हाई कोर्ट के न्यायाधीश, क्योंकि हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो सकते हैं, तुम कंफ्यूज हो सकते हो भाई हाई कोर्ट तो राज्य में चल रहा है तो राज्यपाल करेंगे, नहीं भाई, सुप्रीम कोर्ट के हो या फिर हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो, मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश, सभी न्यायाधीश की बात कर रहा हूं मैं, सभी की नियुक्ति करते हैं आपके राष्ट्रपति जी की। कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी। ठीक है जी। उसके बाद भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त करेंगे और अन्य निर्वाचन आयुक्त, इलेक्शन कमीशन की, समझ जाओ इलेक्शन कमीशन है, उनकी नियुक्ति करते हैं। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जिसे बोलते हैं आप कैग, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी। यूपीएससी के अध्यक्षों की नियुक्ति करेंगे। यूपीएससी समझ चुके हो? हाँ जी, उसकी करेंगे। उसके बाद राजभाषा आयोग के अध्यक्ष, राजभाषा के जो आयोग है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ओबीसी समझ गए, पिछड़ा वर्ग आयोग। एससी अनुसूचित जाति, एसटी अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, सभी के आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, अल्पसंख्यक हो, सबके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति जी। उसके बाद भारत के राजदूत, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, जो भारत के राजदूत बनने हैं, भाई भारत का कोई राजदूत बनना है वो अमेरिका में बनेगा, राजदूत अमेरिका में नियुक्त किए जाओगे। भाई दूसरे देश में तो नियुक्त करोगे, तो मान कर चलो अमेरिका में कोई राजदूत नियुक्त करना है तो उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। फिर से सुनो जल्दी से, पीएम की नियुक्ति करेंगे, पीएम की करेंगे और पीएम के सलाह पर मंत्री परिषद की करेंगे। भैया जी ये करेंगे महान्यायवादी की, ठीक, अटॉर्नी जनरल की। उसके बाद ये कर देंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की। उसके बाद करेंगे वित्त आयोग की, वित्त आयोग आपका कौन से में? वित्त आयोग आपका 280 में। उसके बाद करेंगे
आपके इलेक्शन कमीशन की, निर्वाचन आयोग की, राज्यपाल की, और किसी करेंगे आपका कैग की, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, यूपीएससी के अध्यक्ष की, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष की, ओबीसी एससी एसटी अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष की और भारत के राजदूत की। यहाँ पर आ जाओ नियुक्ति, दोनों कॉमन इसलिए बता रहा हूँ। ये देखो राष्ट्रपति जी करते हैं पीएम की, प्रधानमंत्री की, और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की। राज्यपाल करेंगे सीएम मुख्यमंत्री की, और मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की। देखो सीएम की करते हैं और सीएम की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। ये करते हैं आपके महाअधिवक्ता आर्टिकल 165 में, वे करते हैं आपके महान्यायवादी। एक जैसा महान्यायवादी का पद होता है ना, कि महान्यायवादी हमारे भारत का सबसे बड़ा कानूनी वो होता है, कानून का अधिकारी, ऐसे एक राज्यपाल में ही पद, वो राज्य में ही पद होता है, उसका नाम होता है आपका महाअधिवक्ता। राज्य में क्या होता है? महाधिवक्ता। ये राज्य के लिए। भाई महान्यायवादी जो केस लड़ता है वो लड़ता है केंद्र सरकार के लिए, और अगर राज्य सरकार कुछ दिक्कत है तो वहां पे जो केस राज्य सरकार की तरफ से लड़ेगा वकील, सबसे बड़ा समझो वकील है ये भैया, भारत का सबसे बड़ा वकील है, और ये राज्य का। भारत के लिए इनका नाम होता है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और राज्य के लिए नाम होता है इनका महाधिवक्ता। वे होते हैं आर्टिकल 76 में, हो गया आपके आर्टिकल 65 में। तो जब वे केंद्र में है तो उनकी नियुक्ति करेगा कौन? राष्ट्रपति। ये राज्य में महाधिवक्ता कौन नियुक्ति करेगा? इनके राज्यपाल। ठीक है जी। जिला कोर्ट के न्यायाधीशों की राज्यपाल जो सिर्फ जिला कोर्ट, जो आपका डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट होंगे उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के कौन करता है? आपके राष्ट्रपति। उसके बाद राज्य लोक सेवा आयोग क्या आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की, भाई वे तो कर रहे थे यूपीएससी, जैसा आपका यूपीएससी एक होता है आपका यूपीएससी जो आपका आईएएस का एग्जाम करा हुआ है, एक वो आपका स्टेट, जिसे आप स्टेट पीएससी बोल देवे, जो आपका पीसीएस वगैरह का एग्जाम करा हुआ है, तो उनके सदस्यों की नियुक्ति करेगा वही है राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्य, उनकी नियुक्ति करेंगे आपके राज्यपाल, क्योंकि स्टेट में है तो फिर राज्यपाल ही करेंगे। राज्य वित्त आयोग की, भैया भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन कर रहे थे? राष्ट्रपति जी। ये करेंगे राज्य के वित्त आयोग की। राज्य निर्वाचन आयोग की वे सदस्यों की, वे कर रहे थे भारत के निर्वाचन आयोग की, भाई जो भारत में जो इलेक्शन कमीशन है वे कर रहे थे राष्ट्रपति, और राज्य के लिए करेंगे राज्यपाल। ठीक है जी। उसके बाद ये याद रखना, विश्व के उपकुलपति, वाइस चांसलर बोलते हैं इन्हें, उपकुलपति की नियुक्ति करते हैं कौन? राज्यपाल। कौन करते हैं उपकुलपति की नियुक्ति? राज्यपाल। ये काफी इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल जो होता है राज्य के जो विश्वविद्यालय होते हैं, जो भी राज्य के विश्वविद्यालय होंगे उनके कुलपति होते हैं, ध्यान रखना कुलपति। भाई कोई अगर मान कर चलो यूपी के जो राज्यपाल है, अब जो यूपी के राज्यपाल है, तो यूपी के अंदर जितने भी विश्वविद्यालय है ना, उनके कुलपति राज्यपाल खुद से ही हो जावे। कुलपति की नियुक्ति नहीं होती, उपकुलपति होते, वाइस चांसलर के होते, चांसलर तो खुद ही राज्यपाल होते हैं। ठीक है जी। अब राज्यपाल के जो बचे कुछ पार्ट है वे मैं आपको करा रहा हूँ। अनुच्छेद 161, भाई जो आपके वे थे, क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति जी, उनको क्षमादान की शक्ति आपकी प्राप्त थी आर्टिकल 72 में। देखो ये 72 क्षमादान की शक्ति कहाँ पर प्राप्त थी? आर्टिकल 72 में। और आज राष्ट्रपति को कहाँ पर प्राप्त है? आर्टिकल 161 में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। लेकिन मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकते। राष्ट्रपति जी मृत्यु दंड को माफ कर सकते हैं, राज्यपाल मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकते। ठीक है। जिसके बाद आर्टिकल 200 इंपॉर्टेंट है, याद रखना, राज्यपाल को अधिकार है कि वह किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति को सौंप सकता है, या वहां पर लिखा आएगा विचार हेतु आरक्षित रख सकता है। भाई वहां पर तो ऐसी लैंग्वेज लिखी होगी ना किताब की, मैं तो सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया, वहां पर लिखा होगा कि विचार हेतु आरक्षित रख सकता है। तो भाई कोई विधेयक राज्यसभा में, राज्य में स्टेट के अंदर कोई विधेयक सरकार ने पास कर दिया स्टेट के अंदर, और वहाँ पर अगर राज्यपाल का मन करा कि भाई मुझे साइन नहीं करना, क्योंकि ऐसा हुआ ना कभी कभी सेंट्रल में सरकार किसी और की है, स्टेट में किसी और की है, और राज्यपाल कौन सुनते हैं? राज्यपाल सुनते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, राष्ट्रपति सुनते हैं, राष्ट्रपति भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होगा, समझो बात को। तो अगर उन्हें लगा कि भाई दिल्ली का, मान का चलो अभी दिल्ली में सरकार केजरीवाल की, सेंट्रल में मोदी जी की, वहाँ पर भी आपका एक राज्यपाल है, गवर्नर है ना, हाँ जी गवर्नर है। अगर गवर्नर को लगा कि भाई मुझे जो इन्होंने विधेयक पास करा है, जो भी ये कानून बनाना चाह रहे हैं, उन्हें वो पसंद नहीं है, तो वे उसे ना विचार के लिए ना अपने पास आरक्षित रख ले, राष्ट्रपति को सौंप देवे, अपनी मर्जी से वो काम करो, तुम पकड़ लो भी, जिससे कि साइन ना करना पड़े। तो वही है, राज्यपाल को अधिकार होता है कि वह किसी भी विधेयक को, राज्य के किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति को सौंप सकता है कि राष्ट्रपति जी तुम पकड़ो, तुम देख लो इस विधेयक को, मैं ना कर रहा इस पर साइन, तो बस फिर वो बीच में लटका ही रह जाएगा, फिर केस ही लड़ती रहे सरकार उस पर। तो वो कौन से में? आर्टिकल 200 में। कौन से में? आर्टिकल 200 में। उसके बाद आपका आर्टिकल 202, इसको याद कर लेना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 202, प्रत्येक वर्ष राज्यपाल द्वारा विधानमंडल के समक्ष राज्य बजट पेश कराया जाता है। राज्य बजट, वहां पर राज्य बजट शब्द नहीं लिखा होता, वहां पे लिखा होता है आपका वार्षिक आय व्यय का वित्तीय विवरण। हमारा जो
पॉलिटी है हमारा जो संविधान है उसके अंदर बजट शब्द नहीं है, उसके अंदर बजट शब्द है आपका वार्षिक आय का, जो एक साल के अंदर आय व्यय होनी है उसका विवरण, उसको ही बोल देते हैं बजट। तो कौन से में आर्टिकल 202 में राज्यपाल द्वारा पेश कराया जाता है। पेश कौन करेंगे? वित्त मंत्री। ऐसे वहां पर राष्ट्रपति करा रहे थे, पेश कौन करते हैं? आपके वित्त मंत्री। यहां पर आपका 202 है और यहां पर आपका 107 कहां गया? एक यहां पर आपका 112 ये रहा, यहाँ पर ये आपका 102 में है और जो उसका है आपका केंद्र सरकार का वो है आपका 112 में। 112 में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष संघीय बजट पेश कराया जाता है। और 202 में प्रत्येक वर्ष राज्यपाल द्वारा विधानमंडल के समक्ष, विधानमंडल के यहाँ पर क्या था? यहाँ पर था आपका संसद के समक्ष, क्योंकि भाई यहाँ पर संसद है, वहां पर आपका विधानमंडल है, तो यहाँ पर विधानमंडल के समक्ष राज्य बजट पेश कराया जाता है। राज्य बजट नहीं होगा, वहां पर लिखा मिलेगा आपका वार्षिक आय का, आय व्यय का वित्तीय विवरण। पेश कौन करेगा? पेश दोनों जगह वित्त मंत्री करेंगे, सेंट्रल में भी आपका वित्त मंत्री करेंगे, राज्य में भी आपका वित्त मंत्री करेंगे। ठीक है, जिसके बाद ये मैं कराई चुका हूं, ये 2-3 इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल आ जाए या यूपी की प्रथम महिला राज्यपाल। भारत की भी पूछने लगे कि बताइए भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है, या पूछने लगे यूपी की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है। दोनों एक ही है, क्योंकि यूपी की प्रथम महिला जब बनी थी वह भारत की प्रथम बन गई थी, उससे पहले भारत के अंदर कोई भी महिला किसी भी राज्य की राज्यपाल नहीं बनी थी। तो वह कौन थी? वे थी आपकी सरोजनी नायडू। कौन है? सरोजनी नायडू। भाई यूपी की भी प्रथम महिला यही है, और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? सरोजनी नायडू। ये भी इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है, रट लेना। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? वे आपकी प्रतिभा सिंह पाटिल। कौन है? प्रतिभा सिंह पाटिल। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा सिंह पाटिल। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये जो है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। वीवी गिरी, जो आपके वीवी गिरी राष्ट्रपति थे, वे उनके बारे में क्या है? उनके बारे में इंपॉर्टेंट देखो क्या है। निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करवानी पड़ी थी। क्वेश्चन कई बार आया कि बताइए निम्नलिखित में से वे कौन से राष्ट्रपति थे जिनके समय दूसरे चक्र की मतगणना करवानी पड़ी? वे थे आपके वीवी गिरी। कौन थे आपके? वीवी गिरी। नीलम संजीव रेड्डी जो आपके राष्ट्रपति थे, इनके बारे में क्या है? पहले चुनाव हारे, फिर निर्विरोध चुने गए। तो क्वेश्चन आता है कि बताइए वे कौन से राष्ट्रपति थे जो पहले तो चुनाव हार गए, फिर निर्विरोध चुन दिए, फिर तो उसके बाद चुनाव ही नहीं हुआ, फिर तो क्या काम करो, नहीं बैठा दो। वे थे आपके नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। 15वें राष्ट्रपति, 15वें क्यों याद कर लेना? क्योंकि इस बार आपका जो अब यह द्रौपदी मुर्मू है, ये आपके 15वें नंबर की राष्ट्रपति है। पूछ लेता है कि बताइए द्रौपदी मुर्मू कौन से नंबर की राष्ट्रपति है? तो 15वें नंबर की, और ये भारत की प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति है। कौन क्या है? प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति। प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। प्रेजेंट में कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और कौन से क्रम की है? 15वें नंबर की। कौन से नंबर की है? 15वें नंबर की। तो भैया जितने भी आपके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से क्वेश्चन बन सकते हैं वो कंप्लीट इसी थ्योरी से बनेंगे। मैं हट रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, किसी ने लिया हो तो ले लो भैया। मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है, जितने आर्टिकल मैंने लिखाए हैं आप लोग सिर्फ इतने ही आर्टिकल याद कर लें, इससे ज़्यादा आर्टिकल याद करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद मैं एक दो वीडियो बनाऊंगा, अब बनाऊंगा मैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर, जितने भी संविधान के अंदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वे करा दूंगा, और एक वीडियो और बना दूंगा। जो बच्चे कुछ पॉलिटी आपकी है मैं 2-3 वीडियो में कंप्लीट इंपॉर्टेंट ये नहीं सारी, भाई सारी तो करा नहीं सकते, इतना टाइम तो है नहीं, पर हाँ इंपॉर्टेंट करा दूंगा कि अगर क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन ज़्यादा ना यहीं से बने। अब पढ़ने को तो पूरी बुक है, कुछ भी पढ़ लो, लेकिन ना तो तुम्हारे पास इतना टाइम कि अब तुम पूरी बुक पढ़ लो, ना मेरे पास इतना टाइम कि मैं पूरा सब कुछ करा दूं। तो मैं इंपॉर्टेंट कराने की पूरी कोशिश करूंगा भाइयों। तो भाइयों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।